आधी दिल्ली से भी छोटा है सिंगापुर। ये कभी झुग्गी झोपड़ियों का देश हुआ करता था, लेकिन 2024 में यहाँ पर हर 5वां परिवार एक करोड़पति है। ऊपर दिख रही तस्वीर में 2 देश आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक गरीबी से पस्त झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, परंतु दूसरी ओर चमचमाती इमारतों वाला, जहां पर रात को भी ऐसी चमक की सूरज भी शर्मा जाए। अमीरी का वो हाल जहां पर हर 5वां परिवार एक करोड़पति है। दरअसल सिंगापुर को 1963 में फिरंगियों से आजादी मिली थी। उस समय यहाँ पर गहन गरीबी थी, लेकिन उसके बाद सिंगापुर 30 से 35 सालों में दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने लगा। आज यह देश कैपिटल जीडीपी के मामले में अमेरिका से भी आगे है। अनुमान लगाया जाता है कि साल 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। हालांकि अब भी यहाँ पर करोड़पति की कमी नहीं है, इस मामले में वो अब भी दूसरे नंबर पर आता है। परंतु अब आपके मन में बात आई होगी कि सिंगापुर के पास सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तेल तो नहीं है, ना ही और कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर ये छोटा सा देश इतना अमीर बना कैसे? सिंगापुर को अमीर बनाने में कई तरह की रणनीतियाँ काम आई हैं। सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू जानते थे कि अगर सिंगापुर को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों से मुकाबला कराना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को उनकी सबसे बड़ी बुनियादी चीज देनी होगी। यह बुनियादी चीज थी घर। इसके लिए हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किए गए। हाउसिंग बोर्ड ने पूरे सिंगापुर को ऐसे वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस में बदल दिया, जिससे सिंगापुर के लोगों को रहने योग्य प्लान्ड टाउनशिप मिल सके, जिससे कि वह घर की चिंता से मुक्त होकर काम कर सके। और 1965 में सिंगापुर की स्थापना के समय ही यह तय किया गया था कि हर व्यक्ति को रोजगार देना है। इसके लिए वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया गया। बोर्ड में यहाँ इंडस्ट्रीज और बिजनेस को इसी तरह बिल्डअप किया गया कि वहां न केवल लोकल लोगों को रोजगार मिल सके, बल्कि बाहरी इन्वेस्टमेंट को भी इन्वाइट किया जा सके। यही वजह है कि आज सिंगापुर में बेरोजगारी की दर 1% से भी कम है, यानी कि काम करने वाले प्रति 100 लोगों में से 99 लोगों के पास अब रोजगार है। इसके अलावा हेल्दी सिटीजन ही हेल्दी सोसाइटी और नेशन का निर्माण कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के मद्देनजर सिंगापुर में सभी को सस्ती हेल्थ केयर की सुविधा मुहैया करवाई गई, लेकिन इसके लिए पूरा खर्च सरकार वहन नहीं कर सकी। 1/3 खर्च सरकार देती है, जबकि 2/3 खर्च लोगों से कंपलसरी लिया जाता है। यह पूरी राशि हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च की जाती है। सिंगापुर के हेल्थ केयर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ के नागरिकों की आय के अनुसार 5 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें से सबसे कम आय वर्ग वाले लोगों को सबसे ज्यादा मदद दी जाती है और सबसे अधिक आय वर्ग वाले नागरिकों को कम सहायता दी जाती है। एक पॉइंट ये भी है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री ली युआन यू की पार्टी पीपुल्स एक्शन चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो उन्होंने करप्शन फ्री सिंगापुर का नारा दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त सिंगापुर देखना चाहते हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जेल भेजने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए वहाँ पर ब्यूरो ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेशंस यानी कि BCI को मजबूत और रणनीति से मुक्त बनाया गया। और हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर पहले विभागीय जांच होती है और फिर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है। और सिंगापुर में भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाने पर पहले जेल होती है, फिर जांच की जाती है। और इसी का नतीजा है कि आज सिंगापुर भ्रष्टाचार से लगभग फ्री हो चुका है। इसी कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह हर 5वें या 6ठे नंबर पर आता है, जबकि इंडिया 80 से 85वें नंबर पर आता है। इसके अलावा सिंगापुर की प्रोसेस में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के प्रीमियम क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। और यहाँ की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि यह सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। यह वह स्ट्रेट है जहाँ से दुनिया के होने वाले समुद्री व्यापार का 40% परिवहन होता है। सिंगापुर ने अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा यहीं से उठाया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आज सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर सेंटर है। इस देश में 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह मौजूद हैं, जिनसे दुनिया के 600 से भी ज्यादा पोर्ट जुड़े हैं। और इसी सिंगापुर की तर्ज पर भारत सरकार अंडमान निकोबार के दक्षिणी बिंदु को तैयार करने की योजना बना रही है। सिंगापुर और भारत के कई अच्छे संबंध हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार जा चुके हैं। वैसे भारतीय हिस्ट्री की बात करें तो राजा सुलन चीन पर आक्रमण करने के लिए निकले थे और रास्ते में सिंगापुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और सिंगापुर पर शासन किया और इसी कारण सिंगापुर को सिंहपुरा भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंगापुर का इतिहास काफी लंबा और जटिल भी है। यह विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के अधीन रहा है, जिसमें से श्री विजयन साम्राज्य, मल्य राजवंश और ब्रिटिश साम्राज्य शामिल है। सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी संख्या रहती है, जिसमें से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत पुराने हैं, जिससे आजकल दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भी हैं।